So very good morning to all of you. Today we are going to read and understand about electromagnetic waves. अगर आप यूनिट की बात करो, ये आपकी 5th यूनिट है, ठीक है। आपने फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, सेकंड यूनिट में आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अगर हम बोले आज के टाइम में, आपको पता है कि पहले आपके जो फोन्स थे वायर्ड फोन्स थे, और आजकल कैसे आ रहे हैं, वायरलेस। तो किस एनर्जी में वर्क करते हैं, कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ठीक है, ये सब आप इस चैप्टर में समझ सकते हो। रडार सुना होगा आपने, ठीक है, जेट्स में यूज होता है। सोनार, जो अंडर वाटर न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं, वहां पे सोनार यूज होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एक्सरे, इवन एक्सरे जो एक्सरे करवाते हैं, जैसे आपकी जिसको डिटेक्ट करना हो कि आपकी बोन्स में कोई क्रैक आया है, फ्रैक्चर आया है कि नहीं आया, तो उसके लिए एक्सरे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा सारी जितनी वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। आपका माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। तो ये सब वेव्स 7 टाइप्स की वेव्स है, बेसिकली 7 टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो आपके आसपास ही है, बट वी कैन नॉट सी देम बिकॉज दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट्स। हर्ट्ज आपने सुना होगा, ये हर्ट्ज नहीं, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है बेटा हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, ठीक है, जिसने पहली बार लैब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया था। तो इसीलिए उसका नाम दिया है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जिसने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करके दिखाया था इन अ लैब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनके सोर्सेस, कैसे वो बनते हैं, कहां से उसका ओरिजिन है और उसके यूजेस। तो ये छोटा सा चैप्टर है हमारा, स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये हमारे करिकुलम में है, सिलेबस है बेसिकली, तो हम उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कुछ इक्वेशंस है, जहां एक रीजन ऑफ फॉर अ रीजन वेयर देयर आर नो चार्जेस एंड कंडक्शन करंट, फैराडेज एंड एम्पियर लॉज टेक द सिमेट्रिकल फॉर्म। अगर कहीं एक ऐसा रीजन है जहां पर कोई भी चार्ज और कोई भी कंडक्शन करंट ना हो, मतलब कंडक्शन करंट का मतलब सिंपली करंट फ्लो ना कर रहा हो, फैराडेज एंड एम्पियर लॉज टेक द सिमेट्रिकल फॉर्म। तो वहां पे फैराडे और एम्पियर लॉज, फैराडे लॉ आपने 10th में पढ़ा होगा, इसके बाद थोड़ा सा ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल होता है, फैराडेज लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, ठीक है। आपने फैराडे का नाम वैसे केमिस्ट्री में भी सुना होगा, ओके। तो ये दो इक्वेशंस है, इसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इट कैन ऑल्सो बी शोन दैट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है, प्रोड्यूसेस स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो वो एक स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ये क्या है टाइम स्पेस, बेसिकली ये आपने याद रखना है कि electric field and magnetic field can never be in same direction, they are always perpendicular to each other. It means अगर x axis के along electric field है तो y के along magnetic field होगा या z के along होगा, लेकिन कभी भी x के along magnetic field नहीं होगा। सेम अगर magnetic field x के along है तो electric field या तो y के along होगा या z के along होगा, कभी भी x के along नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर सोर्सेज टू ईच अदर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है। सिंपली जैसे कि आपने यूनिट नंबर 3 में जब पढ़ोगे आप कि व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, a magnetic field is produced around the wire. You have read this in 10th class chapter 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं इसको बेटा, पढ़ाया आपको 10th क्लास में, तो उसमें यही था कि व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू अ वायर,
A magnetic field is produced around the wire, तो करंट फ्लो होने से हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है बेसिकली, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बट हमेशा उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहती है, जो कि कौन सा लॉ बताता है आपका, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हम करंट को ले थंब के लॉन्ग, तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। तो आप देख लो किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बनेगा, 90, इसलिए हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कुछ इक्वेशंस है बेटा, ये बस इक्वेशंस आपको भी याद रखनी है, या आपने कुछ इक्वेशंस पढ़ भी ली है। कौन कौन सी पढ़ ली है आपने? आपने बेटा गॉस थ्योरम तो पढ़ी थी, ये गॉस थ्योरम वाली इक्वेशन है, तो इसे ही बोलते हैं मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब जब आप मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर गॉस थ्योरम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और सिमिलरली जब आप यूनिट नंबर 4 पढ़ोगे तो ये एक और आपको पढ़ने को मिलेगी, और ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। ये बस आपको भी याद रखनी। ठीक है, आगे से डेरिवेशन हम जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब वहां पर होगा। आगे ये देखो बेटा, ये ऐसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये मान लो x है, ये मान लो y है, ये मान लो z है। ठीक है, ये x, ये y, ये z। ठीक है बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है बेटा, वेव। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। ठीक है, और मान लो y के लोग इलेक्ट्रिक फील्ड है, z के लोग मैग्नेटिक फील्ड है। आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, घुमा सकते हो। ठीक है, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, नो इश्यूज। मतलब आप x के लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, ठीक है, z y के लोग मैग्नेटिक फील्ड ले लो, z के लोग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ले लो, बट किसी भी कंडीशन में ये तीनों जो क्वांटिटीज है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकती। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम आपको बनाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is a wave in which electric and magnetic fields are perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation of wave. You must remember that while making the diagram for it कि electric field, magnetic field और direction of propagation of wave, ये जो है direction propagation wave, ये तीनों आपस में mutually perpendicular है, like x, y and z axis। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इस बात का, ये तीनों कभी भी एक साथ एक एक्सिस के लोग नहीं चल सकती। अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो पहली बात तो आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस दिख रही हैं आपको, कुछ ऐसे चलेंगे। अब वही है, एक्स के लोग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, वाई के लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड के लोग मैग्नेटिक फील्ड। देखो आपको दिखा रहे हैं ये बी नोट, ये इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे ही ई नोट भी है। तो पहली प्रॉपर्टी है वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स अकर साइमल्टेनियसली। आपने देखा जब डायग्राम बनाए, देखो कैसे आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा, दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, बट चलेंगे परपेंडिकुलरली। Variations in both electric and magnetic fields occur simultaneously, therefore they attain their maxima and minima at the same place and at the same time. The direction of electric and magnetic fields are usually perpendicular to each other as well as to the direction of propagation of wave. मतलब the three things are mutually perpendicular to each other. The electric field vector E and magnetic field vector B are related by C is equal to E naught upon B naught. अगर इसको हम ऐसे लिखें तो C is equal to, एक और फॉर्मूला है बेटा वेलोसिटी का, c इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट क्या है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू है। बी नॉट क्या, मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू को बेटा, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। फोर्थ, विद द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस c इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
आपने एप्सिलॉन तो ऑलरेडी पढ़ी दी है, जब यूनिट नंबर 3 पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एप्सिलॉन होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो म्यू को बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। The velocity of electromagnetic waves in a material is equal to 1 upon root mu epsilon sorry, mu and epsilon are absolute permeability, mu permeability है बेटा और epsilon permittivity है, फर्क है उसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या होता है? बेसिकली जितनी भी वेव्स आएंगी वो सब ऐड अप होंगी बेटा। Electromagnetic waves carry energy as they propagate through space. This energy is divided equally between electric and magnetic fields. Electromagnetic waves जो हैं जहाँ से भी मूव करती हैं, they carry energy as they propagate through space. Electromagnetic waves can transfer energy as well as the momentum to objects placed on their paths. ठीक है, वो जो भी उनके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आएगा जब उसे टकराएंगी तो वो उसे कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेंगी। Electromagnetic waves do not require material medium to travel. यहाँ पर आती है electromagnetic waves are transverse. एक वर्डिंग लिखेंगे यहाँ पर, electromagnetic waves are transverse in nature. और transverse waves कौन सी होती है जिनको material medium की जरूरत नहीं पड़ती। This is a very very important point. 11th point is very important. ये क्वेश्चन कई बार आता है 1 मार्क्स का कि और ये हमने यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ा। जब मैंने नोट्स पढ़ाए थे आपको तो मैंने दिखाया था आपको कि अगर एक चार्ज मोशन में है और एक्सेलरेटिंग मोशन में है तो ही उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी। अगर ये चार्ज स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं निकलेंगी। तो याद रखना, एन ऑसिलेटिंग चार्ज, अ चार्ज नहीं, एन ऑसिलेटिंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ EM waves, not a charge. एक स्टेशनरी चार्ज भी अगर होगा तो भी गलत है। कई बार ये MCQ में भी आया था कि which one is the source of oscillating EM waves? Oscillating charge, stationary charge, a moving charge, ठीक है? तो वहां पर only and only oscillating charge, ठीक है? लेकिन ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ था ये कहीं ना कहीं फेल हो गया। ये फेल हो गया, BDL is equal to mu naught I, ये फेल हो गया। तो इसको कैसे उसने मतलब चेंज किया? जब ये फेल हुआ ना, B is equal to mu naught BDL is equal to mu naught I, तो इसको चेंज करना पड़ा। तो किसने चेंज किया? देखिए आपने लिखा हुआ है, according to Ampere's circular law, the line integral of magnetic field around any closed path is equal to mu naught times the net करंट अक्रॉस द एरिया बाउंडेड बाय द पाथ। तो अकॉर्डिंग मैथमेटिकली तो ये इक्वेशन बनती है, बट ये जो इक्वेशन है फेल हो गई। कहां पे फेल हो गई? वेयर I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सरफेस। बट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, लेकिन जो मैक्सवेल था एक साइंटिस्ट, उसने बोला कि 1864 में कि ये जो रिलेशन है वो लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है, मतलब हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो उसने वहां पे बकायदा एक एग्जांपल दिया, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट्स P1 and P2 चार्ज विद बैटरी कैपिटल E as shown in the figure, ठीक है? उसने बोला कि while charging a current I known as conduction current flows through the circuit। जब वो चार्ज हो रहा है तो जो करंट I है वो सर्किट में चल रहा है, मतलब फ्लो कर रहा है। दिस करंट इज टाइम वेरिएबल इन नेचर, टाइम के साथ साथ इसकी जो वैल्यू है वो कम ज्यादा होती रहती है। The current also produces a magnetic field around the wires that can be detected using a magnetic compass, ठीक है? तो अगर हम दो लूप्स इमेजिन कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम है, वो क्या कहना चाह रहा है बेसिकली कि मान लो ये पॉजिटिव आपको दिख रहा है, ठीक है? यहाँ से करंट निकला I, आपने की भी बंद कर दी, I करंट निकला, यहाँ पर भी I करंट आ गया, अब यहाँ पर भी I करंट आ गया। अब इसमें दो लूप्स ले ली, ये ले ली लूप 1 और ये ले ली लूप 2। वो कह रहा है कि आपको पता है कि जो दोनों कैपेसिटर हैं, ये दोनों कैपेसिटर है, ये इनके बीच में कुछ गैप है और उस गैप में क्या भरा है? एयर भरी है। एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां तक तो करंट आ रहा है ये वाली सरफेस तक, लेकिन ये वाली सरफेस तक कैसे जा रहा है वो आपको पता है, प्रोसेस तो है इंडक्शन। बट यहाँ पर जो करंट है वो जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है?
तो यहाँ पर कैसे करंट आई आ रहा है, यहाँ पर करंट तो होना नहीं चाहिए, और यहाँ पर फिर से आई कैसे आ रहा है, जो बीच में जो करंट है वो वैनिश कैसे हो रहा है। तो वहां पर उसने कॉन्सेप्ट दिया, सिंस करंट I flows through the loop C1, therefore VDL is equal to U naught I, ठीक है। As no current threads loop L2, क्योंकि जो लूप L2 है, जो L2 लूप है वो इन दोनों के बीच में है, वहां पे एयर है, एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर, ठीक है। Ampere's circuit law for loop L2 can be written as even if the two loops are infinitely close to plate P, मतलब अगर वो जो लूप्स हैं वो बहुत ज्यादा पास भी हो, the two equations are true, also it is accepted, और हम ये भी जानते हैं कि air is a bad conductor, तो I 0 होना चाहिए। तो अब इसने यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन डाल दिया, कॉन्ट्रडिक्शन डाला तो उससे क्या है, जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो होल्ड हो गया, मतलब वो हर जगह कंसिस्टेंट नहीं था, उसने प्रूव कर दिया, हेंस एम्पियर सर्कुलर लॉ फेल्स, ठीक है। बट फिर उसने क्या किया, इसको चेंज करने के लिए, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट, एक नया कॉन्सेप्ट दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो उसने क्या समझाया यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो स्पेस है जिसकी प्रॉब्लम आ रही है, जो बीच का जो स्पेस है जहाँ पे एयर है, यहाँ पर करंट नहीं है, यहाँ पर कौन सा एक नया कंडीशन डाल दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये एक ऐसा करंट है जो बेसिकली वहीं पर मतलब एप्लीकेबल है, उसी रीजन में एप्लीकेबल है जहां पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जहां पर कंडक्शन करंट 0 हो, मतलब एयर है ना बीच में। अब आपको पता है यहाँ पर बेटा इंडक्शन होती है, क्योंकि बीच में एयर आ गई, कुछ गैप आ गया, तो यहाँ पर इंडक्शन से एक मतलब प्लेट से दूसरी प्लेट तक चार्ज पहुंच जाते हैं, ठीक है। जहां पर टाइम वेरिंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, तो उसे नया कॉन्सेप्ट दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो यहाँ पर आपको डायग्राम से दिखा रखा है कैसे उसने दिखाया, ठीक है। Maxwell explained this inconsistency and he introduced the concept of displacement current। तो मैक्सवेल ने इस कमी को बताया और फिर उसने उसका सॉल्यूशन भी दिया, उसने एक नई टर्म को बताया डिस्प्लेसमेंट करंट। According to Maxwell, a magnetic field can be produced either in a current carrying conductor or by an electric field varying with respect to time, मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का। और ये कंडीशन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है आईडी, ये कंडक्शन करंट के इक्वल है, तो इससे जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रही। लूप L1 के जो पहले जो करंट आ रहा था आई, लूप L2 के अंदर भी आई करंट ही आ गया, बेसिकली आईडी है, आईडी का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, बट इट इज इक्वल टू आई करंट, ठीक है। बाकी की डेरिवेशन हम अलग से दिखाएंगे। ये बेटा वो डिवाइस था, ये डिवाइस है बेटा, देखो यहाँ पर हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया डिवाइस। आगे हम पढ़ेंगे, देखो बेटा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट दोबारा से देख लो, ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का डिवाइस है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक बड़ी वाली बॉल है, दो बड़ी बॉल्स हैं मेटल की, ठीक है। ये दो छोटी मेटल बॉल्स हैं, इनके बीच में बेटा जो गैप है ना, ये बहुत जरूरी है, गैप बहुत ही कम होना चाहिए। ओके, तो सर्किट बनाया हुआ है, आगे हम देखते हैं। तो हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट देखो, सबसे पहले दो प्लेट, कॉपर की प्लेट है यहाँ पर, ठीक है, कॉपर की प्लेट्स है, कॉपर या जिंक की, मेटल की रोड, और ये छोटी वाली जो बॉल्स अभी वो आपने डायग्राम में देखी। ऑफ कोर्स इनके बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए। यहाँ पर इंडक्शन कॉइल जो आपने देखा वो ब्रोंज कलर की, ये इंडक्शन कॉइल, ठीक है, ये इंडक्शन प्राइमरी सेकेंडरी, ये एक रिंग है। ये रिंग क्या काम करती है बेटा, डिटेक्टर का काम करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई, ये बता देगा एकदम से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत जरूरी है द कॉपर प्लेट्स
और जिंक प्लेट्स आर केप्ट पैरेलल सेपरेटेड बाय 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर का डिफरेंस है उनके बीच में। द मेटल स्फीयर्स आर स्लाइडेड ओवर द मेटल रोड्स टू हैव अ गैप ऑफ 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा ध्यान रखना कि ये जो दो प्लेट्स हैं, देखो आप देख पा रहे हो कैसे जैसे ही इसे ऑन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बननी शुरू हो गई। ये ध्यान रखना है आपने, जो मेटल प्लेट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो दो बॉल्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 से 3 सेंटीमीटर से। ठीक है, देखो आप जैसे इसे ऑन किया यहाँ पे स्पार्क आई, और ये जो स्पार्क है देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखा रही है। The plates and the rods constitute an LC combination. An open metallic ring of diameter, ये इसका जो diameter है 0.70 मीटर है। ये डिटेक्टर की रिएक्ट करता है, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी ये बता देगा। ठीक है। Due to high voltage, the air in the small gap between the spheres gets ionized. This provides the path for discharge of the plates. A spark begins to pass between the spheres. Basically, जो spark आएंगे वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देगी। ठीक है। और यहाँ पर अच्छा ध्यान रखना, Hertz was able to produce electromagnetic waves of wavelength nearly 6 मीटर। हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करके दिखाया लैब में फर्स्ट टाइम 6 मीटर तक की। लेकिन आफ्टर 7 ईयर जेसी बोस, बहुत मशहूर नाम है हमारे इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग द ईएम वेव्स ऑफ वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 25 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर। तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट पीछे नहीं थे, 7 साल के बाद उन्होंने उसी को मतलब प्रोड्यूस करके दिखाया। ये देखो, ये कुछ एक ईएम वेव्स, ठीक है, देख पा रहे हो आप। लास्ट टॉपिक बेसिकली हमारा इस चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बेटा आपको याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो मैंने आपको बताया 7 टाइप्स की तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। सबसे पहले रेडियो वेव, माइक्रोवेव। इस नाम से पता चल रहा है रेडियो एंड माइक्रो। बस आप ये समझ लो, ये जो दोनों वेव्स हैं, जितने भी आपके वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहे हैं उसमें यही है कम्युनिकेशन में। ठीक है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को ना एक और नाम भी दिया गया बेटा, इनको बोलते हैं बेटा हॉट वेव्स। ये बहुत गर्म रहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी, रेड कलर की स्पेशली। ठीक है। लाइट और विजिबल स्पेक्ट्रम, हमारी आईज इन 7 में से सिर्फ इसको देख सकती है। इसे एक और नाम भी दिया गया है बेटा, विबग्योर। पढ़ा होगा आपने, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हमारी आईज सिर्फ इसी को देख सकती है, और इसमें से कोई भी ऐसी वेव नहीं जिससे हमारी आई नेक्ड आई देख सके। ठीक है। अल्ट्रावायलेट, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यूवी रेज कहां से आती है, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, और आपको पता है ये आपकी स्किन को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है। एक्स रेज, एक्स रेज तो बताने की जरूरत ही नहीं, कहां यूज होता है। ठीक है। गामा रेज, अभी कीमोथेरेपी करके होती है, कैंसर के पेशेंट्स को दी जाती है। ठीक है। ये कुछ एक इसका डायग्राम याद रखने के लिए, इसको इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप सिंपली इसको याद रख सकते हो कि कहां रेंज है। हमारी जो विजिबल है वो सिर्फ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक है बेटा। तो बेटा आपको इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेंज याद रखनी है। ये इसके कुछ मतलब प्रॉपर्टीज हैं, प्लस इसकी कुछ यूजेस, आपको यूजेस भी याद रखने। ठीक है। कई बार इसका क्वेश्चन आता है कि नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन, व्हिच इज यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन। तो माइक्रोवेव। ठीक है। टीवी में कौन सा यूज होता है, रडार में कौन सा यूज होता है। ठीक है। हॉट वेव्स किसको बोलते हैं, अगर फ्रैक्चर हो जाए बोन्स में तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सी वेव्स यूज करते हैं, तो ये वहां पे यूजफुल है। ठीक है।
तो ये सारे इसके आप ये याद रखने के लिए देखो यहाँ पे ध्यान रखो, जैसे गामा रेज है, गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू 10 की पावर 22 से लेके 3 10 की पावर 10 19। अच्छा एक चीज भी और आप याद रख सकते हो कि जो रेडियो वेव्स है बेटा, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम है, मतलब एनर्जी कम है और उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ये याद रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है बेटा? रेडियो वेव्स की है, लेकिन सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेडियो वेव्स की। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे डायग्राम, तो यहाँ पे देखो 10 की पावर प्लस 22 और यहाँ देखो 1 आंगस्ट्रम, मतलब 1 आंगस्ट्रम इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब माइनस का पावर, और यहाँ पे प्लस। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो अगर आप थोड़ा सा हिंट याद रखो इसमें, जैसे कि रेडियो की जो वेवलेंथ है, रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज्यादा लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम, बस सिंपल सी बात याद रखनी है। जिसकी रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी सबसे कम और वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और गामा, जो गामा रेज है इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा लेकिन जो रेंज है वो बहुत ही कम, सॉरी वेवलेंथ बहुत ही कम, ठीक है। तो इससे कुछ यूजेस भी याद रखने, जैसे कि रेडियो वेव्स की बात करते हैं हम। रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है कुछ किलोमीटर तक, मीटर से कुछ किलोमीटर तक, वेरी वेरी लॉन्ग रेंज, 1 किलोमीटर तक रेंज होना बहुत बड़ी बात है। इसका सोर्स है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी है फ्यू हर्ट्ज टू 10 की पावर 9 हर्ट्ज, ठीक है। रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मेनली रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग में रेडियो वेव्स यूज होती है, ठीक है। माइक्रोवेव्स ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे फोन्स में यूज होती है। आप जो भी फोन्स में मोबाइल कम्युनिकेशन कर रहे हो, मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज होता है। बाकी जो रेडियो है ना बेटा, रेडियो बेटा टीवी ब्रॉडकास्टिंग, लाइव टीवी ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, इन सब में बेटा रेडियो यूज होता है। माइक्रोवेव रडार में यूज होता है और मोबाइल कम्युनिकेशन में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसका भी सेम ही ओरिजिन है बेटा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, और इसकी फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 9 से 10 की पावर 11 हर्ट्ज। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड अब देखो जो रेंज है आप देख पा रहे हो, जो उसकी वेवलेंथ है वो कम होती जा रही है, माइनस में आती जा रही है, ठीक है। और इसकी देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, 10 की पावर 11 से 10 की पावर 14 हो गया, और जो रेंज है वेवलेंथ है 10 की पावर -3 से 10 की पावर -7 हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एंड हॉट बॉडीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, मेडिसिन में, एस्ट्रोनॉमी में, नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन डिवाइस, इन सब में इंफ्रारेड कैमरा लगा होता है बेटा। जितने भी आज आपके वो एटीएम वगैरह में लगे थे नाइट विजन कैमरा लगे होते हैं, ठीक है। तो वहां पर ग्रीन हाउस गैस में, ग्रीन हाउस गैस में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है। सीक्रेट राइटिंग्स, ठीक है, लाइट और विजिबल रीजन, इनको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये एक ही रीजन है जो हम देख सकते हैं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये 400 से 700, और इसके देखो इसकी ज्यादा रेंज भी नहीं है ज्यादा। आप देखो 4 × 10 की पावर 14 से 8 × 10 की पावर 14, तो फ्रीक्वेंसी की रेंज लगभग सेम ही है। Atoms and molecules when electrons are excited, optics and optical instruments, vision, photography, etc. Ultraviolet, UV rays, अब ऑफ कोर्स इसका जो सोर्स है वो तो सन है, ठीक है। इसकी देखो वेवलेंथ बेटा और कम हो गई लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अच्छा लेकिन ये यूज कहाँ होता है? आप सबके घरों में आजकल तो चलता ही है, वाटर प्यूरिफायर होगा। वाटर प्यूरिफायर में आप कभी पढ़ के देखना, उसमें लिखा होता है UV प्लस UF प्लस RO। RO तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, UV, ठीक है, UV अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो इवन जैसे आपने पैकेट्स में जो दूध आते हैं ना, पैकेट में दूध आते हैं, उसको भी ऐसी अल्ट्रावायलेट रेज से पास किया जाए ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो मर जाए, ओके। फिंगरप्रिंट के लिए किलिंग बैक्टीरिया एंड जर्म्स इन फूडस्टफ, फूडस्टफ में बैक्टीरिया और जर्म्स को मारने के लिए बेसिकली मेडिकल एप्लीकेशन, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं,
ठीक है, उनको यूवी रे से पास करा दिया अगर हम, तो उस पे जितने भी बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह हैं वो मर जाएंगे। ओके, सैनिटाइजेशन, स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इनविजिबल राइटिंग, फोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब आप सब अगर कभी बैंक गए हो ना, तो आजकल क्या होता है, एक वो नोट असली है नकली, उनके पास छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है, उसमें वो लाइट जलाते हैं और वो पता चल जाता है कि वो नोट असली है नकली है, डिटेक्ट कर लेता है अपने आप। तो बेटा उसे यूवीआर की बोलते हैं। ओके, एक्स-रेज, एक्स-रेज अब देखो जो वेवलेंथ है और भी कम हो गई, -12 तक आ गई, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई 10 की पावर 19। इनर और मोर, ये दोनों जो है एक्स रेज और गामा रेज, ये दोनों का जो ओरिजिन है वो बेटा न्यूक्लियर ओरिजिन है। ये दोनों बेटा न्यूक्लियस है, इसलिए इनका जो वेवलेंथ है बहुत ही कम है, बिकॉज एक न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत कम है, इसीलिए इन दोनों का जो वेवलेंथ है वो भी बहुत ही कम है। एक न्यूक्लियस का जो साइज है या जो डेप्थ है वो 10 की पावर -14 मीटर, -14 मीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरे कहाँ गए होते हैं, ये तो पता ही है आप सबको। फ्रैक्चर, डिटेक्टिंग द फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, एक्सरे फोटोग्राफी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, स्किन डिजीज। ठीक है, और सब जैसे एयरपोर्ट पे गए या कहीं पर भी गए आप, एक वो चेकिंग होती है जिसमें आपका बैग जाता है, तो वहां पर भी एक्सरे से चेक करते हैं कि उस बैग के अंदर कोई नुकीला पदार्थ या कोई वैसा पदार्थ तो नहीं है जिससे मुश्किल हो सकती है। गामा रेज, ठीक है, दे ओवरलैप, यहाँ लिखा हुआ है दे ओवरलैप अपर लिमिट ऑफ द एक्स रे, ये तो उससे भी कम मतलब इसकी वेवलेंथ है। ठीक है, ऑफ कोर्स न्यूक्लियर ओरिजिन है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, डेंजरस है, इसीलिए एक्स-रे और गामा रे का जब यूज करते हैं तो इसकी क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है, बिकॉज इट कैन हार्म यू, इट कैन प्रोड्यूस कैंसर सेल्स। अगर ये ज्यादा मात्रा में आप लोग ले लेते हैं, मतलब एक्सेस क्वांटिटी में आपकी बॉडी के अंदर जाता है, रेगुलर जाता है, तो इट कैन बी डेंजरस, इट कैन बी पॉइजनस फॉर योर बॉडी। ठीक है, information about structure of nuclei, astronomical research, etc. So this is it. Our chapter is complete. I will upload the notes. ठीक है,